नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है, मैंने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा विषय इतिहास की यहाँ पर क्लासेस प्रारंभ कर दी गई हैं आप लोगों के कहने पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो टॉपिक आपका पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल से संबंधित ये आज का मॉक टेस्ट रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जो ये मॉक टेस्ट आपके सामने मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो आपका जो फर्स्ट पेपर है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सिलेबस भी आपके सामने है। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का जो प्राचीन भारत की जब हम बात करें तो ये आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं इसके बारे में यहाँ पर आपने वीडियो देख ली होगी। तो आज जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है ये दूसरा टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से जितने भी टॉपिक दिए हैं इन टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने क्या रहूँगा, विस्तार से ये मॉक टेस्ट लेके उपस्थित रहूँगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो मानव उद्विकास और साथ ही पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल पर आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इन प्रश्नों को आप बनाते हुए चलेगा, जैसे कि आप इस चलचित्र में देख पा रहे होंगे। पुरापाषाण काल के अगर हम कहते हैं मानव विकास की जब हम बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहले मनुष्य किस अवस्था में था, धीरे धीरे बदलाव हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 जो कालखंड है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से वो गुफाओं में और जंगली अवस्था में रहता था, धीरे धीरे विकास हुआ। विकास होने के बाद वो किस तरीके से उसका रहन सहन, खान पान ये तमाम हो गया। फिर जिस तरीके से विकसित हुआ तो उस तरीके से यहाँ पर 3 कालखंडों का ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब बात करेंगे, ये श्रृंखला आपके सामने है तो मेरे साथ इनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए चलिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो निश्चित रूप में यहाँ से आपके बनेंगे। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, पुरापाषाण युग को मानव इतिहास का सबसे दीर्घ युग क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि इस युग में लेखन का विकास हुआ था, क्योंकि इस काल में मानव ने कृषि प्रारंभ की थी, क्योंकि इस युग में मानव का शरीर एवं बौद्धिक विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ, क्योंकि इस युग में धातु उपकरण का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है बता सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि सबसे दीर्घ युग इसे माना जाता है पुरापाषाण काल को। चलिए, ऑप्शन आपने पिक कर दिया होगा। चलिए, इसका जो सही उत्तर आपके सामने रखूं तो ये आपका ऑप्शन सी, क्योंकि इस युग में मानव का जो शारीरिक और साथ ही बौद्धिक विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ। देखिए, अगर हम उस कालखंड को देखें, जैसे कि अगर पुरापाषाण काल को आप देखोगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो ये युग था पुरापाषाण काल, लगभग अगर आप देखोगे 20 लाख वर्ष पूर्व की अगर हम बात करते हैं, जिससे 20 लाख वर्ष पूर्व से आपके 10,000 ईसा पूर्व की अगर मैं बात करूं तो इस समय मानव का इतिहास बहुत ही लंबा ये क्रमबद्ध चरण ये रहा था, बहुत लंबा ये चरण इसका ये रहा था। क्योंकि ये जो ये कालखंड था, इस काल में मानव का किस तरीके से शिकारी संग्रह करता ये था और साथ ही किस तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, कंदमूल फल खा के अपने खुले वातावरण में रहना, किस तरीके से चीज़ें होने वाला था, एक पशु के समान ये था और प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर था। और उसमें तकनीकी प्रकृति अत्यंत उसमें क्या थी, बहुत ज़्यादा धीमी थी। केवल पत्थरों से अविष्ट औजार वो उसमें बनाया करता था और आग हो गया, भाषा हो गया और साथ ही इसकी सामाजिक जो संरचना का विकास वो कर्मिक रूप से उसमें हुआ था धीरे धीरे चरी से। और यही जो कालखंड की मैंने आपको बोला कि इसीलिए इसे दीर्घकालीन धीमी विकास के कारण इसे मानव के इतिहास का सबसे लंबा कालखंड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसान का सबसे लंबा कालखंड किसे माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो पुरापाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दूसरे नंबर का प्रश्न, मेरे साथ इनका उत्तर देते हुए चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, निम्न में से कौन सा उपकरण पुरापाषाण युग में हस्त कुल्हाड़ी या हैंड एक्स परंपरा से संबंधित ये रहा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 4 ऑप्शन माइक्रोलिथिक या फिर ब्लेड उपकरण था, ये एल्यूलियन उपकरण थे या पॉलिश या कुल्हाड़ी जो ये थे हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या है बता सकते हैं हम लोग। देखिए, इसका जो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है, एल्यूलियन उपकरण इसे कहा जाता है, जिसे अगर वैसे भी अगर आप कहोगे इसका जो हिंदी अर्थ होगा तो वो होगा हस्त कुल्हाड़ी ये होगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखोगे ना तो ये इस कंडीशन में ये आता है। और इसकी पहचान अगर हम देखें
तो कहीं ना कहीं आप सांस्कृतिक पहचान के माध्यम से जो उसमें निम्न पुरापाषाण युग से ये संबंधित माना जाता है, क्योंकि ये जो उपकरण होता था वो दुमुखी तरीके से, वो दो मुख इसके होते थे, तो दो मुखी इसे कहा जाता था। ठीक है। और साथ ही मुख्यतः अगर आप देखोगे तो शिकार, लकड़ी काटने और साथ ही जो जानवरों की खाल उतारने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता था। और माइक्रोलिथिक जो एज था, या कहें मध्य पाषाण काल में जिस तरीके से पॉलिश, कुल्हाड़ी और साथ ही नवपाषाण काल से इनको जोड़ा जाता है। और पशुलियन संस्कृति मानव की जो तकनीकी चेतना को कहीं ना कहीं उसमें उसने विकसित किया था, तो ये याद है कहीं ना कहीं उसका ये सबसे बड़ा परिणाम हमें कहे प्रमाण हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे नंबर का प्रश्न। आप यहाँ पर देख पा रहे हो तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मध्य पाषाण युग को संकरकालीन युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। समकरणकालीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये युग क्यों? क्योंकि इसमें धातुओं का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसमें पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का कहीं ना कहीं ये सेतु का काम करा, क्योंकि इसमें पूर्ण कृषि अव्यवस्था विकसित हो गई थी, क्योंकि इसमें शहरी जीवन का विकास या कहीं उदय हो चुका था। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होता है। संक्रमणकालीन युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आपने पिक कर लिया होगा तो चलो इसको हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है, क्योंकि ये जो पुरापाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का क्या था, कहीं ना कहीं सेतु। आप पुरापाषाण युग की जब हम बात करते हैं, नवपाषाण काल के बीच के मध्य का ये सेतु का, ये कहीं ना कहीं ब्रिज का ये कार्य इसने किया था। क्योंकि मध्य पाषाण युग की जो मैं बात करूँगा 10,000 से आपकी लगाओ 6,000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, तो इस समय पुरापाषाण और साथ ही जो नव पाषाण युग था, इसके बीच कहीं ना कहीं संक्रमण काल इसे कहा जाता है। इन दोनों के मध्य का जो काल है संक्रमण ये काल इसे कहा जाता था। इस युग में मानव क्या था, शारीरिक जो शिकारी था और साथ ही संग्रह करता, कहने का मतलब वो शिकार भी करता था और चीज़ों को संग्रह भी करता था, लंबे समय के लिए खाने के लिए जो भी चीज़ें करता था संग्रह करता भी वो बना था। और साथ ही अगर बेसिकली कहें तो स्थायित्व की ओर भी वो कहीं ना कहीं अग्रसर हो। कहीं ना पहले क्या था, ये जो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की, ये जो मानव था घुमक्कड़ तरीके का था, एक स्थान पर कभी वो टिका ही नहीं, शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरे ये भ्रमण करते हुए चला था। तो अब ये जो कालखंड था, मैंने कहा मध्य सेतु काल इसलिए कहा दिया था क्योंकि ये स्थायित्व के रूप में यहाँ पर बीच का ये सेतु का ये काम इसने किया था। ठीक है। तो और माइक्रोलिथिक एज जो आती है उसमें छोटे तीखे उसमें उपकरणों का विकास हुआ। ठीक है, बहुत शार्प जो चीज़ें थी उसमें, जो हथियार उस टाइप के उसको बनाया गया था। और पशुपालन का भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक संकेत हमें इसी मध्य काल के अंदर हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए इसको संक्रमणकालीन युग भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे चौथे नंबर का प्रश्न को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा चौथे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको भी देखिए। ये कहता है माइक्रोलिथिक संस्कृति का प्रमुख महत्व क्या है। माइक्रोलिथिक जो संस्कृति का प्रमुख ये महत्व क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि था, बड़े पत्थर उपकरणों का निर्माण था, विशेषकृत और संयुक्त हथियारों का विकास था, या धातु तकनीक का प्रारंभ था। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। तो दोस्तों अगर इसका उत्तर आपने अगर पिक कर लिया होता तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी मिला लीजिए। इसका जो सही उत्तर है ये विशेषीकृत एवं संयुक्त हथियारों का इसमें विकास ये था। क्योंकि माइक्रोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या था, बहुत जो छोटे छोटे और जो शार्प क्या थे आपके हथियारों को या उपकरण, उसमें पत्थर को घिस कर उनको तीखा उसमें बनाया जाता था। इससे क्या होता था, जैसे लकड़ी हो गया या फिर जानवर की जो हड्डी थी उसको जकड़ कर क्या किया जाता था, उसमें एक संयुक्त हथियार बनाया जाता था। बेसिकली अगर आप देखोगे इन दोनों को अगर मिला के, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको फोटो के माध्यम से दिखाया था ना, देखिए हथियारों को किस तरीके से यहाँ पर जोड़ा जाता था। तो ये वाला कालखंड को माइथोलॉजिक एज की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला कालखंड था जिसमें वो जैसे धनुष बाण हो गया, तीखे ये चीज़ों को बना पा रहे हो, तो ये आप देख पा रहे हो। ठीक है। तो इस एज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जो ये बना रहे थे, तो इसमें क्या था,
जो हथियार उसमें बन जाते थे, तो बहुत ज़्यादा इससे क्या होता है, जो भी शिकार करने जाता था तो शिकार की जो संभावनाएं थी वो बढ़ जाती थी। वो ये बहुत दक्षता, मतलब कहने का मतलब है कि लोग इसमें निपुण हो गए थे शिकार करने में। जो ये तकनीक कहीं ना कहीं हम ये लेके चले, हम आधुनिकता की तरफ हम बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो मानव था उसका बौद्धिक विकास यहाँ पर हो रहा था। और तकनीकी माध्यम से अगर हम देखें तो मध्य पाषाण युग की कहीं ना कहीं एक पहचान ये थी कि अगर हम कहें मध्य पाषाण युग में हमें ये देखने को मिला किस तरीके से हमने तकनीक के साथ इस युग को कहीं ना कहीं प्रकट करने का प्रयत्न करा था। और माइक्रोलिथिक एज की जब मैं बात करूँ, इसमें मानव की कहीं ना कहीं तकनीकी और साथ ही जो नवाचारी जो क्षमता थी ना, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती थी। क्योंकि मैंने अभी आपको जो जिस तरीके से चीज़ें अभी दिखाई थी, वो चीज़ें वो दर्शाती थी कि भैया कि इस समय जो जीवन यापन करना था वो बहुत ही अधिक क्या था, संगठित हो गया था और प्रभावशाली भी हो गया था। ठीक है, अब 5वें नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नवपाषाण युग की सबसे क्रांतिकारी विशेषता क्या मानी जाती है। देखिए, शिकार की उन्नत तकनीक थी, या आग का आविष्कार था, या खाद्य उत्पादन की शुरुआत थी, या गुफाओं में निवास था। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बता सकते हैं, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। ठीक है, हम कह रहे हैं कि नवपाषाण युग की सबसे क्रांतिकारी विशेषता क्या मानी जाती है, अगर आप बताइए। बिल्कुल आपको आता होगा इसका प्रश्न। तो दोस्तों, इस समय क्रांतिकारी जो विशेषता रही थी वो ऑप्शन सी, खाद्य उत्पादन की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। ठीक है, नवपाषाण काल में अगर आप यहाँ पर चलचित्र के माध्यम से देखोगे तो ये देख पा रहे होगे ये किस तरीके से चीज़ें शुरू होने लग गई हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे चित्र के माध्यम से भी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन की शुरुआत हुई थी। तो नवपाषाण काल की जब मैं बात करूंगा तो इसमें मनुष्य ने पहली बार क्या किया था, अपना भोजन उत्पादन करना क्या था यहाँ पर शुरू कर दिया था। चाहे आप कृषि की बात करो या पशुपालन, इसने प्रारंभ कर दिया था। इस समय मनुष्य क्या था, एक जगह घुमक्कड़ तरीके से नहीं रहा, वो साथ ही स्थायी जीवन की ओर कहीं ना कहीं वो अग्रसर हुआ। और यहाँ पर जो हमें जो अवशेष मिलते हैं ना, उससे हमें ये मिलता है कि यार यहाँ पर उत्पादन की संभावनाएं क्या थी, प्रबल हो गई थी, या कहीं उत्पादन हुआ। इससे क्या हुआ था, सामाजिक जो विभाजन था उसमें किस तरीके से संपत्ति की अवधारणा भी, यहाँ जो संपत्ति रखने का भी कहीं ना कहीं एक प्रचलन यहाँ शुरू हुआ, उसको भी इस समय जन्म हो गया था उसका वगैरह लेके चले। और यही सारी चीज़ें जो पर्यटन हमें देखने को मिलती है, मानव सभ्यता का कहीं ना कहीं ये आधार बनी। और इसीलिए अगर हम बात करें ना कि नवपाषाण युग की जो सबसे बड़ी क्रांति, इसीलिए इसको माना जाता है, ये विशेषता इसकी है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 6ठे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 6ठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, यह कहता है कि नवपाषाण काल में जो पॉलिस्टर पत्थर उपकरणों का महत्व क्या था। अगर हम देखें उसमें जो नवपाषाण काल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पत्थरों को पॉलिश किया जाता था, चमकाया जाता था। तो कहने का मतलब है उनको साफ सुथरा या टिकाऊ रखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो केवल धार्मिक प्रयोजन के लिए, शिकार में प्रयुक्त होने वाले और कृषि कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु, या फिर युद्ध तकनीक के विकास हेतु। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, जिसे भी आंसर आता है दीजिए कि सही क्या है इसका। नवपाषाण युग में पॉलिश्ड जो पत्थर थे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु ये किया गया था। क्योंकि पॉलिश्ड पत्थर क्या होते थे उस समय, जो उपकरण थे ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे। मैंने यहाँ पर अभी चलचित्र में पुनः आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से वो बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये बनाए जाते थे ना दोस्तों, तो उस समय ये क्या था, बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे और ये टिकाऊ भी हुआ करते थे और कैरी करने में भी आसान हुआ थे। और ये धारदार भी होते थे, बहुत ज़्यादा शार्प नुकीले ये होते थे। और इनका उपयोग अगर बेसिकली आप देखोगे, जैसे भूमि की सफाई करने के लिए, या भूमि को खोदने के लिए, खेती करने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए, शिकार काटने के लिए, शिकार करने के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए उसमें ये प्रयोग होता था। इससे क्या होता था, जो कृषि उत्पादन होता था उस समय, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती थी। अगर आप ज़मीन को बेहतर जैसे हम आज कह रहे हैं कि हल से खोते हैं, ट्रैक्टर से खोते हैं, तो हमें क्या होता है, ज़मीन की उर्वरता को हम ऊपर नीचे करते हैं तो उसकी ग्रोथ और बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो कृषि उत्पादन होता था ना उसमें वृद्धि हो जाती थी। ये जो तकनीक थी बेसिकली आप देखोगे मानव सभ्यता की कहीं ना कहीं उन्नत तकनीकों में से एक मानी जाती थी। क्योंकि उत्पादनशीलता साथ ही और अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं इसने उस समय दर्शाया भी था। इसीलिए अगर हम बेसिकली इसको देखें, जो पॉलिश्ड पत्थर थे उस समय इसका महत्व कृषि से जोड़ा भी गया था। तो कहीं ना कहीं
कहीं ये भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, नवपाषाण काल में अगर आप देखोगे नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन पोल्ट्री का विकास किस परिवर्तन का संकेत है। तो ये याद रखिएगा, खाना बदोश जीवन था, स्थायी जीवन और अधिशेष भंडार था, या युद्ध संस्कृति औद्योगिक उत्पादन था। तो बेसिकली क्या होगा, इसका सही उत्तर बता सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने आसान क्वेश्चन अभी रख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हो क्वेश्चन इसी तरीके से तो बनेंगे, यहाँ से तो नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ बनेंगे। अब देखिए, मानव का विकास जिस तरीके पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल से जो चीज़ें बनेंगी वही तो आपके सामने रखेंगे। फिर शायद मुझे लगता है कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता आएगी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने कहा कि भैया इस समय जो चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा था, मिट्टी के बर्तनों का विकास किस परिवर्तन का संकेत ये दिया था। अगर आप देखोगे ना तो इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, क्योंकि स्थायी निवास का एवं अधिशेष भंडारण का करने का था। क्योंकि मानव क्या था, स्थायी होना शुरू हो गया था मिट्टी के बर्तनों पे। वो क्या करता था, जैसे धान हो गया, चावल हो गया, जो भी चीज़ें बोते थे, जो भी चीज़ों को खाद्यान्न को संरक्षित करने के लिए उसमें ये था। क्योंकि उस समय ना फ्रिज थे, ना किस तरीके से जो आज की जनरेशन में, तो ये उस समय कहीं ना कहीं एक ये तकनीक थी उसी समय का, ये फ्रिज जैसे लेके चलिए। तो उस समय मिट्टी के बर्तनों का विकास ये तभी संभव हो पाया था जब मानव क्या था, स्थायी रूप से वो क्या था, एक स्थान पर रहने लगा। और इसका प्रयोग उसने जिस तरीके से मैंने कहा ना कि आपको अनाज रखने के लिए संग्रहित करा, भोजन पकाने के बाद जो भोजन बच जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, भंडारण करने के लिए ये प्रयोग किया गया था। और ये जो अधिशेष उत्पादन था ना, इसका व्यवस्थित अगर कहें घरेलू प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो हमें जितने भी, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो या भी हमें पुरातात्विक स्थलों की जब हमारी खोज होती है तो वहाँ पर जिस तरीके से मृदंग भाण हमें देखने को मिलते हैं, तो नवपाषाण काल की जो संस्कृति के कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पहचान होते हैं। क्योंकि नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो बताने का कहीं ना कहीं एक जरिया था। ठीक है, ये इतिहास के वो पन्ने होते हैं, जो आईना होता है, जो हमें दर्शाते हैं कि उस समय क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब बात करेंगे 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 8वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थल भारत में मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। बुर्जुहोम था, भीमबेटका था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था। तो बता सकता है इसका सबसे महत्वपूर्ण है मध्य पाषाण काल में संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में अगर हम कहें तो कौन सा। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा, संस्कृति के अगर केंद्र के रूप में कहें तो यहाँ पर आपका भीमबेटका ये था। अब भीमबेटका बहुत से बच्चे मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी लेके चलेंगे। हम कह रहे हैं कि मध्य पाषाण काल के, ये तो नवपाषाण काल के अंतर्गत होंगे ना। मध्य पाषाण काल कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर भीमबेटका क्या था, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें मध्य पाषाण कालीन अगर हम देखें ना, यहाँ पर जो गुफाएं थी, यहाँ पर गुफाओं में किस तरीके से शैल चित्र हमें देखने को मिले थे। माइक्रोलिथिक एज के भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ऊपर इस गुफा के अंतर्गत हमें देखने को मिले थे। और किस तरीके से मानव का जीवन उस समय चल रहा था, किस तरीके से मानव कलात्मक अभिव्यक्तियों को के आधार पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा था। और कहीं ना कहीं शिकार पर आधारित जिस तरीके से उन्होंने अपनी जीवनचर्या को आप देख पा रहे होंगे दीवारों के माध्यम से। अभी मैं आपको चित्रों के माध्यम से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये वाला ये था कि भैया मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो भीमबेटका की गुफाएं थी, तो उस समय ये जो आप चलचित्र देख पा रहे होगे ना, मनुष्य किस तरीके से कर रहा था। थोड़ा इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। ये जो चित्र था, मानव किस तरीके से कलात्मक हो गया था, किस तरीके से उसने शिकार करने में अभिव्यक्ति प्राप्त कर ली थी, और शिकार पर आधारित जिस तरीके से उसने अपने जीवन को दर्शाने का प्रयत्न किया था। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें उस कालखंड का कहीं ना कहीं एक दर्पण हमें देखने को मिलता है, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि उस कालखंड में क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, और तो और जैसे मैंने कि आपके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भैया यहाँ पर जैसे हमने कहा कि बुर्ज होम की जब मैं बात करता हूँ तो ये भी क्या था, ये भी नवपाषाण काल और साथ ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित था। और बेसिकली इस का जो मैंने आपको कहा ना कि इसका बेसिकली जो सही उत्तर जो है आपका भीमबेटका। आप बहुत से बच्चे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरफ जा रहे होंगे, तो मैंने उसको आपको व्याख्या करके भी बता दी है, क्योंकि क्यों इसलिए ये महत्व ये इसका बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़े हैं दोस्तों। 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मानव विकास की दृष्टि से किस युग में सामाजिक संगठन की प्रारंभिक रूपरेखा स्पष्ट होती है। तो ये जो नवपाषाण और मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रश्न इसी तरीके से बनेंगे। आप ये सोचोगे कि ये आसान, तो इसी तरीके से प्रश्नों को घेरा जाता है, आयोग इसी तरीके से प्रश्नों को बनाता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर लगता है कि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो आप करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, ताम्र पाषाण। तो बता सकते हैं कि विकास की दृष्टि से किस युग की सामाजिक गठन
की प्रारंभिक रूपरेखा स्पर्श है। तो बताइए कौन सा है इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, हम जब बात करेंगे तो नवपाषाण काल की ही बारे में बात करेंगे। इसमें सामाजिक संगठन की प्रारंभिक रूपरेखा खींची गई थी यहाँ पर। और बेसिकली आप देखोगे ना, जब नवपाषाण काल को हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें नवपाषाण युग में अगर आप बेसिकली देखोगे, उसमें स्थायी बस्तियां बनना क्या हो गई थी, यहाँ पर शुरू हो गई थी। क्योंकि मानव अब क्या था, एक जगह पर स्थिर हो गया था। अब वो ना कहीं अन्य तरफ घुमक्कड़ प्रजाति का था, उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृषि करना, पशुपालन करना, ये तमाम चीज़ें करना था, और साथ ही झोपड़ियों में निवास करना, अपने लिए मकानों का निर्माण करना, और साथ ही बस्तियाँ इसने बनाई थी। और साथ ही वो अगर बेसिकली आप देखोगे ना कि उसमें पर्यावरण व्यवस्था को भी इसने कहीं ना कहीं स्थापित हो गई थी। और बेसिकली श्रम विभाजन, मतलब काम करने का मतलब है, उसमें श्रम विभाजन या काम का विकास भी यहाँ पर हुआ। जिस तरीके से मैंने कहा ना कि कृषि में, पशुपालन में, जिस तरीके से समुदायों में किस तरीके से संगठित ये किया, सामाजिक नियम बने, परंपराएं इसमें विकसित हुई। इससे क्या होता है, सामाजिक संगठन की क्या होती है, कहीं ना कहीं इस पर से हमें रचना हमारे सामने उभर के समक्ष आ जाती है। अगर आप आगे देखोगे, आगे चलकर आपने पढ़ा भी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में आपने बहुत ढेर सारी चीज़ें देखी थी, तो कहीं ना कहीं ये उसका आधार बना, किसका, जो आगे जो हम सभ्यताओं के बारे में बात करते हैं, जो आज हमारे सामने जो सभ्यताएं हमें देखने को मिलती हैं, तो ये नवपाषाण काल की ही देन है। और जो हम बात करें कि सामाजिक गठन की बात करें, तो ये हमारी उस समय की रूपरेखा को तय करती थी, जिसमें आज जो हमारे निरंतर विकास की अवधारणा में हम निरंतर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। पुरापाषाण से नवपाषाण तक मानव विकास की मूल प्रवृत्ति क्या रही है? देखिए, अगर हम कहें जो पाषाण मतलब पत्थरों के युग से अगर कहें, तो नवपाषाण काल तक का अगर हम सफ़र की बात करें, पुरापाषाण से लेकर यहाँ पर तक अगर, जहाँ से मनुष्य एक 4 पैरों में जंगली अवस्था में रहने वाला, कंदमूल फल खाने वाला व्यक्ति जो था, तो वहाँ से लेकर नवपाषाण सभ्य समाज तक की अगर हम सफ़र की बात करें, तो वो उसकी प्रवृत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसका सही उत्तर क्या है? शिकार से युद्ध की ओर था, एक घुमंतु जीवन से स्थायी जीवन की ओर था, और कृषि से उद्योग की ओर था, और धर्म से विज्ञान की ओर था। तो बेसिकली मैंने इसका उत्तर आपको बातों बातों में ही दे दिया था, समझने वाले समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर मानव का प्रारंभिक जीवन देखोगे, जिस तरीके से घुमक्कड़ प्रजाति का था, शिकार संग्रहित ये उसमें नहीं करता था, एक तरह से इधर उधर जाता था, फिर धीरे धीरे जिस तरीके से घुमंतु शिकारी बना, फिर जाके संग्रहण करता था। धीरे धीरे आपने देखा होगा जिस तरीके से पर्यावरण को भी उसने नियंत्रण करना सीख लिया, पर्यावरण को अपने अनुसार उसने ढालना शुरू कर दिया, और उसके अनुसार वो ढला। और मध्य युग की जब मैं बात करूँगा, तो मध्य युग में कहीं ना कहीं अर्धस्थायी के रूप में वो हुआ। और फिर साथ ही जब मध्य अर्धस्थायी का मतलब कि कुछ समय वो रहता था एक स्थान पर, फिर वहाँ से वो प्रवास कर जाता था, फिर आगे की तरफ वो बढ़ जाता था। जब तक वहाँ पर खाना पर्याप्त मात्रा में रहता था, तब तक वो शिकार की जो संभावना जिस स्थान पर प्रबल रहती थी, तो उस टाइम उस जगह पर वो उस समय तक वो धीरे धीरे वहाँ पर रहता था। तो फिर क्या होता था, उसको हम बोलेंगे कि ये जो मानव था वो अधिस्थायी के रूप में था। जब नवपाषाण काल आता है, तो उसमें वो पूर्ण रूप से क्या होता है, उसका जीवन स्थायी जीवन के रूप में वो विकसित हुआ। और ये जो परिवर्तन था ना दोस्तों, ये मानव सभ्यता के विकास के लिए सबसे बड़ा, यह कहें जो कि प्रगति पथ के लिए अगर कहूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति वो रही थी, कहें विकास की उसने एक कील जैसी ठोक दी थी। क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें हुई। अब बात करेंगे 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये कहता है कि निम्न में से किस मानव प्रजाति को टूल मेकिंग मैन कहा जाता है? किस तरीके से उसने टूलों को बनाना प्रारंभ किया था, ठीक है, वो उसको निर्मित करता था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये जो बड़े नाम बड़े अटपटे होते हैं, होमो हैबिलिस ये देखा है, हेमोस्टेरस ये होमोसेपियंस, ये बड़े ही अटपटे नाम होते हैं, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर क्या होगा, चलिए जिसे भी आंसर आता है बताइए दोस्तों। टूल मेकिंग मैन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होमो हैबिलिस जो है, ये ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। क्योंकि ये अगर मैं अपने नज़रिए से, अपने शब्दों में अगर इसको परिभाषित करूँ, तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है कि भैया उस समय जो होमो हैबिलिस जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसने क्या कहा था,
उस समय अगर मैं प्रारंभिक चरण की बात करूं तो सर्वप्रथम इसने क्या था, जो व्यवस्थित रूप से पत्थरों के औजार इसने बनाने वाला मानव कहा जाता है। व्यवस्थित तरीके से क्या था, क्योंकि टूल मेकिंग मैन कहा जाता है, क्योंकि उस समय ये पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किया था और यही कालखंड था जहाँ पर इन्हीं लोगों ने क्या किया था, पत्थरों से औजार बनाने वाला मानव इनको कहा जाता था। ठीक है, टूल मैन इसलिए कहा कि पत्थरों से औजार बनाने वाला मानव इनको कहा जाता था, क्योंकि हैविलस का मतलब होता है कि भैया कुशल। ठीक है, हैविलस का जो मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है कि भैया ये व्यक्ति कुशल है, उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ कि वो कुशल होता था। इससे क्या बना, इसका जो एक सेतु की जब मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित से संबंधित माना जाता है। इसके द्वारा जो बनाए गए औजार थे वो कहीं ना कहीं संस्कृति के प्रतीक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं यहीं से मानव की जो जिस तरीके से चेतना तकनीक के क्षेत्र में उभरी, यह अगर बात करें कहीं ना कहीं तकनीक के रूप में मानव कहीं ना कहीं आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो यही वो कालखंड था, क्यों इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, तो ये कहता है ओल्ड वाई संस्कृति का प्रमुख विशिष्ट क्या है। ठीक है, ये बताइएगा। ओल्ड वाई, ये देख लीजिए, संस्कृति का प्रमुख ये विशेषता है, विशिष्ट क्या है ये बता रहा है। पॉलिश्ड औजार थे, माइक्रोलिथिक से आविष्कृत कंकड़ उपकरण थे, ये तांबे के औजार थे। दोस्तों क्या हो सकता है, इसका सही उत्तर बता सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर रखूँ तो ये अप्रकृत कंकड़ उपकरण ये थे। तो कहने का मतलब है कि किस तरीके से उस समय ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड वाई जो ये दिया है, ये संस्कृति में अगर हम ये उस समय की जो संस्कृति थी उसका में जिस तरह से कंकड़ से बने हुए जो बने सरल और साथ ही अदृश्य औजार उसमें प्रयुक्त किए जाते थे। और ये क्या थे, ये एक धारी होते थे। इससे क्या होते थे, जैसे आप ये संस्कृति आपको कहाँ देखने को भी, बेसिकली ये इंडिया में नहीं थी, ये अगर आप देखोगे ओवरऑल ये अफ्रीका में ये पाई जाती थी। इसमें मानव की जो तकनीक थी प्रारंभिक अवस्था से इसे माना जाता है। इसमें पुरापाषाण युग का कहीं ना कहीं उसने प्रतिनिधित्व ये किया था, तो ये बताना चाहिए। 13वें नंबर का प्रश्न आपके सामने ये है, यहाँ पर देख पा रहे होगे। 13वें नंबर का प्रश्न कहता है कि आग के नियंत्रण उपयोग का प्रारंभ किस मानव प्रजाति से जुड़ा है। तो यहाँ पर होमो हैवेल्स या ऑस्ट्रोलोपिथेकस यह दिया है, होमो इरेक्टस या नियंत्रणथल। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बता सकते हैं? कि हमने कहा कि आग पर जिस तरीके से उसने नियंत्रण करा प्रारंभ में मानव प्रजाति से जोड़ा। तो अगर इसका सही उत्तर आपके सामने रखूँ तो ये आपके होमो इरेक्टस ये थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आग को, जब आग की उत्पत्ति हुई तो आग को नियंत्रण करने में इन्होंने निपुणता पाई, और आग को नियंत्रण करने वाला ये पहला मानव था। ठीक है, इसी ने ही आग को क्या किया था, प्रज्वलित किया था, और साथ ही इसको आग को नियंत्रण, मतलब आप आग तो लगा दी, उसको नियंत्रित भी तो करना है, कहीं वो फैल ना जाए, कहीं वो कुछ ना हो जाए, बुझ ना जाए। नियंत्रण करने का मतलब यही होता है। और उसने जिस तरीके से उस कालखंड में बेसिकली अगर मैं बात करूँ, भोजन को पकाना शुरू करा, उसमें टेस्ट चेंज हुआ होगा, जब सर्दी होती होगी उसमें इससे क्या हुआ था, ठंड दूर होती होगी, गर्माहट मिलती होगी, और कहीं ना कहीं सुरक्षा भी मिलती होगी। जो जंगली जानवर होते थे वो आग से डरते होंगे, आग के पास नहीं आ जाते, ठंड से भी उसका बचाव इसमें संभव हुआ होगा। इससे क्या होता है, मानव का कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन किस तरीके से सुदृढ़ ये रहा, तो वो हमें देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं इस कालखंड में अगर बात करें मानव की उपलब्धि और किस तरीके से उसका विकास में किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन, ये कहीं ना कहीं ये आग को माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करेंगे 15, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो 14वें नंबर का प्रश्न करता है, नियंत्रण मानव की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है दोस्तों, ये बड़े ही बेहतर प्रश्न है, इनको आप एक बार समझ जाओगे ना तो यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं इतना आश्वस्त हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए निरंतरथल मानव की प्रमुख विशेषता क्या थी। ये अगर बात करें, कृषि का विकास था, मृतकों का दफन संस्कार था, या फिर धातु तकनीक थी, या लेखन कला थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही था, निरंतरथल की प्रमुख विशेषता ये थी कि भैया मृतकों का ये दफनाकर उनका अंतिम संस्कार ये किया करते थे। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये जो कालखंड था, जिस तरीके से हम निरंतरथल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मानव उस समय क्या करते थे, जब मृतकों को क्या करते थे, इन्होंने एक परंपरा भी ईजाद करी, जिसको हम कहते हैं कि इन्होंने अपना दफनाने का ये संस्कार इन्होंने प्रारंभ किया था।
इस चीज़ को ये अपनाते थे। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं धार्मिक चेतना भी इनके अंदर आई, और साथ ही आत्माओं को किस तरीके से अवधारणा के संकेत के रूप में नहीं मिला, आत्माओं को किस तरीके से इन्होंने सम्मान दिया, ये सारी चीज़ें हमें मध्य पाषाण युग से संबंधित हमें कहीं ना कहीं जोड़ देती हैं। और साथ ही अगर बात करूँ मानव किस तरीके से भावात्मक और साथ ही किस तरीके से सामाजिकता का विकास हुआ, ये सारे प्रमाण हमें इस एज में देखने को मिल जाते हैं। इस समय नेanderthal जो मानव की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। 15 नंबर का मेरोटेरियन दिया है। मेरोटेरियन संस्कृति के किस मानव से संबंधित है? हेमोसेपियंस से, नियंडरथल थे, हेमो इरेक्टस थे, या हेमो हेविलिस ये थे। तो बता सकते हैं कि कौन थे इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए दोस्तों, जिसे भी आता है बताइए। देखिए दोस्तों, मोरटेरियन संस्कृति किस समय थी, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी नियंडरथल ये था, क्योंकि नियंडरथल जो मानव था यो मेरोटेरियन संस्कृति नियंडरथल से संबंधित मानी जाती है। इसमें किस तरीके से परिष्कृत और उपकरण इसमें मिलते हैं मानव के अंतर्गत। अगर देखिए मध्यकाल किस तरह से पुरापाषाण युग में कहीं ना कहीं संस्कृति के रूप में उभरा, और इसमें जिस तरीके से तकनीकी दक्षताएं हुई, किस तरीके से योजनाबद्ध औजार का निर्माण हमें देखने को मिलता है, जो हमें अवशेष मिलते हैं, तो वे सारी चीज़ें उसकी तरफ क्या करती है, संकेत करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि ये पुरापाषाण युगीन मानव का प्रारंभिक जो यहाँ पर कह रहा है कि पुरापाषाण युगीन मानव का मुख्य जीवन आधार क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, पशुपालन था, या कृषि थी, या शिकार और संग्रह था, या क्या था आपका बेशक देखिए व्यापार। अब हम पुरापाषाण काल के बारे में बात करें, ना कि नवपाषाण मध्य पाषाण काल की बात नहीं करें। पुरापाषाण युगीन मानव का जो जीवन था उसका आधार क्या था, ये आपको बताना। अगर हम उसके जीवन को देखें बेसिकली, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तो इसका जो सही उत्तर है वो उस समय ऑप्शन सी शिकार और खाद्य संग्रह की अगर मैं बात करूँ। पुरापाषाण युग की जब हम बात करें तो इस समय मनुष्य क्या था, वो पूर्ण रूप से क्या था, आपका शिकारी प्रवृत्ति का था। वो खाद्य संग्रह पर वो निर्भर उसमें होता था, और ये प्रकृति और साथ ही वो प्रकृति पर ही क्या था, आश्रित हुआ करता था, क्योंकि प्रकृति में ही रहकर अपने कंद मूल फल इत्यादि ये चीज़ें शिकार करना, वो सारी चीज़ें वो करता था। और उत्पादन का कोई भी उसमें हमें ये नहीं देखने को मिलता कि भैया अवधारणा उसमें थी, वो नहीं जानता था कि उत्पादन करना है ये नहीं करना, क्योंकि उसमें उतना विकास नहीं था, क्योंकि इंसान का जो विकास क्रम था वो बहुत लंबा था। तो इसीलिए अगर आप देखोगे ना, उपभोक्तात्मक अर्थव्यवस्था इसे हम कहा जा सकता है, सिर्फ हम उपभोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से अब बात करेंगे 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यह कहता है कि मध्य पाषाण युग में किस उपकरण का सारथी प्रयोग हुआ था, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब मध्य पाषाण युग में कौन सा ऐसा उपकरण था जिसका प्रयोग किया गया था? हस्त कुल्हाड़ था, या माइक्रोलिथिक्स, या पॉलिश्ड कुल्हाड़ी थी, या ताम्र औजार थे? तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उस समय प्रयोग हुआ होगा? चलिए बताइए, आपने तो पढ़ा होगा निश्चित रूप में, इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर हम देखें ना, इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर मैं रखूं, तो वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोलिथ ये जो था इसका प्रयोग हुआ था। अब ये होता है क्या है, ये माइक्रोलिथिस जो मध्य पाषाण युग की कहीं ना कहीं एक तरीके से एक आइडेंटिटी बन गई थी, पहचान ये उसमें हुआ करती थी। ये क्या होते थे, छोटे छोटे, मैंने अभी पूर्व में बताया था ना, ये छोटे छोटे क्या थे, ये उपकरण होते, बहुत धारदार ये हुआ करते थे। इससे क्या करते, संयुक्त रूप में चाहे वो हड्डी हो या आपके जो छोटे छोटे जो पत्थर हो, उनको तीखा बनाकर उनका प्रयोग किया जाता था। और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रयोग इनका किया जाता था ना दोस्तों, शिकार के लिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग उस समय हुआ था। सबसे अधिक करके शिकार या जो भी बड़े बड़े जानवर को इसमें मारा जाता था, तो इसी का प्रयोग वो किया करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि मध्य युग में मानव के जीवन में कौन सा नया तत्व उभरा। तो अब आपको ये बताना है कौन सा तत्व ये उसके जीवन में उभरा। पूर्ण स्थायित्व था, या लेखन था, अर्ध स्थायी जीवन था, या शहरीकरण था। तो हम बात कर रहे हैं 18वें नंबर का, मध्य पाषाण युग में
मानव जीवन का कौन सा नया तत्व उभरा क्या है। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए, चलिए उत्तर दीजिए। आंसर दे दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया है तो देख लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से निरंतर श्रृंखलाएं मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इसका जो ऑप्शन है ये आप देख पा रहे होगे ऑप्शन सी अर्धस्थायी जीवन यह था, क्योंकि मध्य पाषाण युग में अगर आप देखोगे ना तो मानव पूरी तरीके से ये घुमुक तो नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जगह पे स्थायित्व का भाव उसके अंदर आ गया था। कुछ समय तक का वो क्या करता था, एक स्थान पर वो रहता था कि मैंने क्यों वो एक स्थान पर रहता है जहाँ पर शिकार की भरपूरता, मान लीजिए इस जगह पर बहुत ढेर सारे जंगली जानवर है, क्योंकि वो इसी पर निर्भर था, शिकार ही उसका क्या था, प्रमुख भोजन हुआ करता था। तो जहाँ पर सार्वधिक रूप में जब तक भोजन उपलब्ध है, उसकी पर्याप्तता जब तक बनी हुई है, तब तक वो उस स्थान पर वो रहता था। जब वहाँ पर शिकार की उपलब्धता कम हो जाती थी, वो क्या करता था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ वो अग्रसर हो जाता था। और यहीं से हमें देखोगे तो नवपाषाण काल की ओर कहीं ना कहीं हमें संक्रमण का संकेत हमें देखने को मिलता है कि भैया हाँ, कि यहीं से एक ऐसा दौर शुरू होता है जहाँ पर मनुष्य अब स्थायित्व जीवन को कहीं ना कहीं अपनाने की तरफ ये हो गए थे। इससे क्या कहीं ना कहीं सामाजिक जो स्थिरता कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है कि बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे 19वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 19वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नवपाषाण युग को क्रांति क्यों कहा जाता है। नवपाषाण युग को क्रांति युग क्यों कहा जाता है, ये आपको कहना है। क्रांति इसमें क्यों होती है, क्योंकि शिकार तकनीक के कारण था, आग के कारण, या खाद्य उत्पादन के कारण, या धातु के प्रयोग के कारण। तो इसको क्यों कहा, क्रांति क्यों कहा गया, नवपाषाण काल को क्रांति क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। चलिए, जैसे भी उत्तर आ रहा है देते हुए चलेगा। अगर मैं नवपाषाण काल की अगर बात करूँ तो ऑप्शन आपने पिक कर लिया होगा, आई थिंक, मैं समझता हूँ। तो इस समय खाद्य उत्पादन के कारण, देखिए बहुत से लोग तकनीक की तरफ, धातु के उपयोग नहीं, ये है आपका खाद्य उत्पादन के कारण हुआ था। क्योंकि नवपाषाण युग में अगर आप देखोगे, मानव ने जिस तरीके से भोजन उत्पादन इसमें प्रारंभ कर दिया था, कृषि और साथ ही पशुपालन का भी विकास इसमें हो गया था। मैंने आपको पुनः चलचित्रों के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयत्न करा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये नवपाषाण काल की ये आपके चलचित्र आपके सामने मैंने बना के रखा है एआई के तौर पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर किस तरीके से मानो एक कुटिया बना के रह रहा है, घर बना के रह रहा है, जिस तरीके से उसने जानवरों को अपने पालतू तौर पे बना दिया है, किस तरीके से वो खेती बाड़ी कर रहा है, किस तरीके से ऊपर ये आप देख पा रहे होंगे, ये बर्तनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया उसने अपने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, किस तरह हमें इशारा करती है, ये नवपाषाण काल में इसीलिए क्रांति से कहा जाता है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं स्थायी जीवन हमें देखने को मिला, अधिशेष जो उत्पादन था उसको संरक्षित करने के लिए जिस तरह से सामाजिक संरचना इसमें विकसित हुई, कहीं ना कहीं इसमें व्यापार से संबंधित परिवर्तन आए, और साथ ही यही नवपाषाण काल का क्या था, टर्निंग पॉइंट था। यही आपके क्रांतिकारी युग अगर कहें, एक आधुनिक, इसको ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसे अगर हम आधुनिक युग कहें तो भी उसमें गलत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पर्याप्त रूप में मौजूद था। अब यहाँ पर 20वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 20वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, नवपाषाण काल में मानव के घर किस सामग्री से बने होते थे, केवल पत्थर से, ईंट से, लकड़ी, मिट्टी, घास इत्यादि से, धातु से। तो किससे बने होते थे दोस्तों, बता सकते हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाया था चलचित्र के माध्यम से, आपने समझ गए होंगे। उस समय यहाँ पर मिट्टी के, लकड़ी के, घास से वो क्या बनते थे, आपके झोपड़ियाँ वो उस समय बनते थे। क्योंकि नवपाषाण काल में अगर आप देखोगे तो क्योंकि मानव उस समय स्थायी जीवन यापन करना शुरू कर दिया था, उस समय ये मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, और साथ ही घास से बने हुए उसमें आपको उनके घर देखने को मिल जाते हैं। इससे क्या हमें देखने को मिलते हैं, इनके जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, इससे क्या कहीं ना कहीं स्थायित्व जीवन की ओर हमें कहीं ना कहीं पर्यायी जीवन का कहीं ना कहीं विकास हमें देखने को मिलता है। और साथ ही सामाजिक संगठन किस तरीके से बड़ा उसकी दिशा में कदम, ये बहुत बड़ा कदम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 21वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको भी देखते हुए चलेगा। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रापाषाण मानव की धार्मिक चेतना को दर्शाता है। तो यहाँ पर कृषि का विकास है, मृतकों को दफनाना था, पॉलिश औजार थे, ये बर्तन मिट्टी के बर्तन थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बेसिकली अगर धार्मिक चेतना की बात करेंगे तो मृतकों को दफनाने का जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ था, तो यहीं से हमें धार्मिक की चेतना हमें जागृत होते हुए देखने को मिलती है। उस समय जो भी मर जाता था तो उनको दफनाया जाता है, क्योंकि जब हमें यहाँ पर जो कब्रें मिली तो उससे हमें ये संकेत मिलता है कि भैया उस समय किस तरीके से जीवन रहा होगा, पुरापाषाण काल में किस तरीके
से मानव ने जो आत्माओं को किस तरीके से परलोक जैसी जो अवधारणा है उसमें व्याप्त उनके द्वारा की गई थी, वो उनसे संबंधित हमें कुछ परिचय हमें देखने को मिलता है। और जब निरंतरथल जैसे मानव की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पर वो परंपरा विशेष रूप से हमें देखने को मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं उनके जो साक्ष्य हमें जो देखने को मिलते हैं, जो उनके जो हमें जो कब्रगाह मिली, कब्रगाह में जिस तरीके से उनकी चीज़ें उनके साथ जो हमें दफनाई हुई देखने को मिली, तो इससे हमें ये देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं ये धार्मिक प्रवृत्ति की भी रही थे, क्योंकि धार्मिक भावनाएं और साथ ही उसमें सामाजिक संबंधों का भी कहीं ना कहीं प्रारंभिक अवस्था ये दर्शाई जाती थी उसमें। ये कहीं ना कहीं मानव की जो चेतना थी उसका अगर बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो उसका उच्च स्तर पर कहीं ना कहीं हमें प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो इसी तरीके से प्रश्नों को संक्षिप्त बताने का प्रयत्न करता हूं जितना मैंने पढ़ा है। तो अन्यतर आप अगर आपको यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है तो अन्यतर जगहों पर आप जा सकते हैं जो आपको अच्छा भी पढ़ा रहे हों, आपके जिस तरीके से समय में। तो आपको जो आपका जो सिलेबस दिया है ना, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूँगा, इससे संबंधित ही प्रश्न मैं रखूँगा, क्योंकि हमने शुरुआत करी है आप लोगों के द्वारा जो वोटिंग करी गई थी, तो उसके आधार पे आपने कहा था कि सार्वधी बच्चों ने कहा था सर स्टार्ट करिए, तो उसी आधार पर मैं इसको बना रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप बात कर रहा हूँ कि अब 22वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। 22वें नंबर को देख लीजिए। ये कहता है कि पुरापाषाण युग में शैल चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई दफ़े क्वेश्चन आपके PCS हो गया, UPSC हो गया, जैसे समूह और साथ ही TGT PGT नेट के अंतर्गत भी पूछा गया। तो मनोरंजन, धार्मिक अनुष्ठान, ऐतिहासिक अभिलेखन या फिर सौंदर्य प्रदर्शन, तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर बता सकते हैं दोस्तों? चलिए बताइए क्या है इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसका जो पुरापाषाण युग में जिस तरीके से शैल चित्रों का जो मुख्य उद्देश्य रहा था वो आपका धार्मिक अनुष्ठान वो एक तरीके से था, क्योंकि आप देखोगे जो भी शैल चित्र हमें देखने को मिले हैं अधिकांश अगर आप देखोगे ना, शिकार के दृश्य तो उसमें दर्शाए गए हैं, उनकी जीवन शैली को तो दर्शाया गया। उनका ये ऐसा मानना था कि वो ऐसे माना जाता था कि भैया ये कहीं ना कहीं जादुई धार्मिक विश्वासों से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं मानव का विश्वास था कि भैया ये जो चित्र थे, चित्रों के माध्यम से शिकार की सफलता कहीं ना कहीं वो दर्शाते थे कि ये हमें आज हमने शिकार करा तो शिकार के माध्यम से वो दर्शाते थे क्या क्या जीवन रेखा किस तरीके से जो व्याप्त करते थे। और कहीं ना कहीं धार्मिक चेतना और शांति ही करके हैं प्रतीकात्मक सोच भी कहीं ना कहीं वो दर्शाया। और आपको सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखोगे ना भारत में, अगर आप भीम भेटकाओं की गुफाओं का अगर कभी दीदार करने जाओगे तो निश्चित रूप में आपको ये वहाँ पर आपको चलचित्र आपको देखने को मिलेगा, आपको स्वयं इस चीज़ को फील करोगे कि हाँ ये चीज़ें उसमें हुआ करती थी। ठीक है, अब बात करेंगे 83वें नंबर के प्रश्न की तरफ बात करेंगे। ये क्या कहता है, अब यहाँ पर एशुलियन संस्कृति का सर्वाधिक विकसित उपकरण कौन सा था ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर चापर था या फ्लैक्स था या हस्तकुल्हाड़ी था या माइक्रोएथलेटिक्स था, तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या था। तो हम बात कर रहे हैं कि एशुलियन संस्कृति का सर्वाधिक विकसित उपकरण कौन सा, ऐसा कौन सा उपकरण था इस संस्कृति का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों अगर आपका इसका सही उत्तर आपको दूँ तो इसका हस्त कुठार या कुल्हाड़ी इसे ये मानी जाती है। तो ये जो था ना, ये मैंने आपको हस्त कुल्हाड़ी इसलिए कहा जाता है। तो एशुलियन जो ये शब्द दिया है, तो ये संस्कृति में ये जो संस्कृति थी ना, इस संस्कृति में इस उपकरण का क्यों इतना प्रयोग था, क्योंकि ये द्विमुखी था। इसमें हस्त कुल्हाड़ी इसे कहा जाता है, ये उपकरण बेसिकली प्रमुख था क्योंकि इसका ही सर्वाधिक रूप में प्रयोग किया जाता है। ये था आपका संतुलित था, ये धारदार था, इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा था, बहुउपयोगिता 2-3 चीज़ों में प्रयोग होता है, मल्टीपल इसका प्रयोग किया जाता होगा। इससे शिकार को किया जाता होगा, शिकार को काटा जाता होगा, इससे खुदाई भी की जाती होगी। ये अगर मैं कहूँ कि मल्टीपल फंक्शनल ये क्या है, टूल्स के रूप में इसने उस समय कार्य किया था। और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल जाता है कि मानव किस तरीके से तकनीक की तरफ बढ़ रहा है, उसकी कौशल विधियाँ विकसित हो रही हैं, और ये हमें कहीं ना कहीं कौशल वृद्धि में कहीं ना कहीं उसका प्रमाण को जीवन करने वाला एक उपकरण के तौर पर जो हमें मिला, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे 24वें नंबर के प्रश्न की तरफ आप बढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मध्य पाषाण युग में मानव की अर्थव्यवस्था को किस रूप में देखा जा सकता है। ये आपका पूर्ण उत्पादक के रूप में, औद्योगिक के रूप में, उपभोक्ता और अर्ध उत्पादक के रूप में, या फिर व्यापारी के रूप में। चलिए बताइए, जिसे भी आता है आंसर पिक करते हुए चलिएगा, मज़ा आ रहा होगा जहाँ तक लग रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर तो दे ही सकते हैं मुझे लगता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, क्योंकि
मध्य पाषाण युग में मानव की जो अर्थव्यवस्था को किस रूप में देखा तो उपभोक्तात्मक और अर्ध उत्पादक के रूप में देखते हैं, क्योंकि मध्य पाषाण में मानव जिस मुख्य रूप से जिस तरीके से शिकार संग्रह पर वो निर्भर हो गया था, और उसने जिस तरीके से पशुपालन हो गया, वनस्पतियों के उपयोग के संकेत उसके समय में मिलते हैं, यही वजह रही थी कि वो केवल उपभोक्ता ना रहकर अधिकांश रूप में उत्पादक के रूप में भी उसकी भूमिका ये रही थी। और नवपाषाण काल की ओर की अगर आप देखोगे तो ये संक्रमणता को दर्शाता है उस समय की इसकी पृष्ठभूमि को वो कहीं ना कहीं तैयार करने का प्रयत्न करें। 25वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 25वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है ये भी देख लीजिए। मध्य पाषाण युग में कुत्ते को पालतू बनाने जाने का महत्व क्या है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। कृषि कार्य या धार्मिक अनुष्ठान, शिकार में सहायता, ये वस्त्र निर्माण में, तो किस लिए प्रयोग किया जाता होगा कुत्ते को? बेसिकली आप सभी को पता है आज भी कुत्ते का प्रयोग क्यों करते हैं। अफ्रीका के अंदर का जो बेसिकली आप देखोगे तो शिकार के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें चाहे अफ्रीकी देशों में कहें या आपको सऊदी की तरफ देखोगे तो आज भी कुत्तों का जो प्रयोग किया जाता है वो जंगल में शिकार को पकड़ने के रूप में किया जाता है, क्योंकि मानव का जो सबसे पहला जो पालतू पशु के रूप में जो बना वो आपको पता है कि वो कुत्ता बना था, ठीक है, पशु के रूप में ये था। इसने शिकार में उनकी सहायता की, उसमें सफलता इनको मिली, और कहीं ना कहीं इससे सुरक्षा भी बढ़ जाती थी। अगर कोई इंसान पर हमला करा है तो कहीं ना कहीं ये सतर्क रह जाता है। कहते हैं ना कि कुत्ता बहुत ज़्यादा वफादार होता है, वो अपने मालिक के प्रति अपनी पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। यही कारण रहा था। अगर आप देखोगे तो मानव पशु संबंध की शुरुआत यहीं से हमें देखने को मिलती है। इसमें कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में जिस तरीके से सहयोग की भावना उसमें विकसित हुई होगी, तो ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 26वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 26वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हुए चलिएगा। ये कहता है कि नवपाषाण युग में सामाजिक असमानता के बीच क्यों पड़े? ये कहता है कि नवपाषाण युग में सामाजिक असमानता के बीच क्यों पड़े? युद्ध के कारण, लेखन के कारण, अधिशेष उत्पादन के कारण, या धार्मिक विश्वास के कारण। तो क्यों हर कालखंड में अगर देखोगे अभी भी इसी तरीके से समाज चलता है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें अधिशेष जो उत्पादन के कारण ये सामाजिक असमानता के बीच ये पड़े, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो अधिशेष उत्पादन से क्या होता है, जो संपत्ति का कहीं ना कहीं उसमें संचय संभव हुआ था। इससे क्या होता है, कुछ वर्गों के पास क्या होता है अधिक संसाधन। आज भी आप देखोगे किसी के पास बहुत ढेर सारा पैसा है और किसी के पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाना भी उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं वर्गों को विभाजन करने में वो अपनी भूमिका वो निभा देता है। इससे क्या होता है, जिन वर्गों के पास अधिक संसाधन इकट्ठे हुए तो वो सामाजिक विभाजन के तौर पर अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, और उन्होंने किस तरह से असमानता की कहीं ना कहीं ये शुरुआत कर दी, जो उस समय से लेकर चले तो अभी समय में अभी तो बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया है। यही आगे चल के क्या कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का आधार बना। तो ये भी आप इस चीज़ को भी देखने का देख लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे 27वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। यह कहता है कि नवपाषाण युग में स्त्रियों की स्थिति में सुधार का मुख्य कारण क्या था, कह रहा है। तो युद्ध में भागीदारी थी, कृषि में योगदान था, धार्मिक अधिकार था, लेखन ज्ञान था। तो अगर हम स्त्रियों की अगर बारे में बात करेंगे तो इस कालखंड में तो स्त्रियों की जो मुख्य भूमिका थी वो कृषि में योगदान के लिए थी, क्योंकि जो महिलाएं थी वो कहीं ना कहीं कृषि कार्यों में स्त्रियों के महत्व की भूमिका वो निभा रही थी। जैसे बीज बोना हो गया, और साथ ही फसल को संग्रह करना हो गया, उसकी देखभाल करना, और जैसे कार्यों में अपना योगदान उसमें दिया करती थी। सामाजिक समानता बढ़ जाती थी। अगर आप पूरा पाषाण काल से अगर देखोगे ना, जो जितनी भी बहनें देख रही, ये देख लीजिए महिलाओं ने हमेशा इसी तरीके से काम किए हैं। पुरुष बाहर जाके सारी चीज़ें करता है, और साथ ही आज हम बेसिकली आज आधुनिक युग हो गया, स्त्रियां भी अब कदम से कदम मिला के चले। तो उस समय जो महिलाओं का जो काम होता था, बीज बोना हो गया, फसल का संरक्षण करना, पानी देना होना, घर के कार्यों को में वो लगा रहना, और जैसे बाल बच्चों को पालना, वही उसका क्या था, सामाजिक समानता उसमें वो बढ़ी। और इससे क्या होता है कि मृतक आत्मसत्ता की अगर बात करें तो ये प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं इसमें विकसित हुई थी। सामाजिक संरचना में अगर देखें तो कहीं ना कहीं परिवर्तन के संकेत हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे 28वें नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कि नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। वी गार्डनर चाइल्ड है, या मार्गन है, या डार्विन है, या टायर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ये बता सकते हैं कि कौन है इसका। तो मुझे लगता है ये प्रश्न अब आपको अच्छा लग रहा होगा, ये प्रश्न आने की संभावनाएं भी हो सकती हैं।
तो इसका ऑप्शन क्या है, सही उत्तर दे दीजिए। चलो मैं मानता हूँ अभी तक तो आपको ये लग रहा है, इसका उत्तर दीजिए। चलो मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, आप टाइप तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका वी गार्डनर चाइल्ड थे। इन्होंने नवपाषाण काल की जब मैं बात करूँ ना, तो नवपाषाण काल के कहीं ना कहीं व्यापक परिवर्तनों को कहीं ना कहीं क्रांतिकारी इन्होंने कहा था इस समय, क्योंकि नवपाषाण काल को इन्होंने क्रांतिकारी व्यापक तौर पे इन्होंने जिस तरीके से परिवर्तन देखे, अध्ययन किया था जिस तरीके से, तो उसमें इन्होंने जैसे पशुपालन हो गया, कृषि होगी और स्थायी जीवन में जिस तरीके से मानव पूरी तरीके से बदल दिया गया है। तो ये शब्द अगर देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनका नवपाषाण काल की जब मैं बात करूँ तो क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, तो क्योंकि इसमें क्रांति तो हुई थी ना, एक नई चीज़ें, नई खोज, तमाम चीज़ें मनुष्य अपने स्तर से कर रहा था। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 29वें नंबर की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो ये कहता है कि नवपाषाण युग में मृदंग भाण जब पोल्ट्री की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या था? व्यापार में वृद्धि थी, भोजन संरक्षण था, शहरीकरण था, युद्ध तकनीक थी। तो क्या था दोस्तों, इसका बता सकते हैं? आई थिंक मुझे लगता है सभी इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। जो नहीं दे सक रहा है तो आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम पहले ही यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा टॉपिक ही दूसरा चल रहा है, तो यहाँ तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सही उत्तर दीजिए। तो ये जो होता था उस समय, ये भोजन संरक्षण के लिए ये किया जाता था, क्योंकि मृदंग भाणों से क्या होता था, जो भोजन का कहीं ना कहीं उसमें संरक्षण या कहें उनको लंबे समय के लिए रखा जाने के लिए भंडारण उसमें संभव हो गया था। क्योंकि ये अगर ये जो मिट्टी के मृदंग भाण जो बनते थे मिट्टी के मुँह, इससे क्या होते थे, जो चीज़ें हम उत्पादन करते थे उनको सुरक्षित किया जा सकता था। उसमें भोजन सुरक्षित रहता था, उसको भोजन की चीज़ें बढ़ जाती थी कुछ दिनों के लिए, वो स्थायित्व। और जैसे गेहूँ फसल और साथ ही चावल जो भी है, जो मोटे अनाज हो, लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं वो जीवन को कहीं ना कहीं स्थायी मजबूती वो प्रदान करता था। इससे क्या होता था, इससे घरेलू जीवन के विकास के भी कहीं ना कहीं हमें प्रतीक देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ना, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, क्योंकि चलचित्र आप देख पा रहे हो, ये जो मृदंग भाण होते थे इसमें जो भी जैसे गाय का दूध निकालना हो या फिर अनाज जो बो रहे हैं उसको रखने के लिए, पानी पीने के लिए, ये क्या कहीं ना कहीं संग्रहण करने के लिए इसका प्रयोग वो किया करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा बहुत ध्यान से इस चीज़ को मनन करिएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं 30वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 30वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा नवपाषाण युग की पहचान नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन नहीं होगा कि वो नवपाषाण युग से उसका संबंध कहीं से कहीं नहीं होगा। तो पॉलिश्ड औजार थे या स्थायी बस्तियां थी, माइक्रोलिथिक थी या कृषि थी? तो क्या था दोस्तों, बता सकते हैं इसका सही उत्तर? तो नवपाषाण युग की अगर मैं माइथोलिथिक लिथिक जो था ये शब्द है, तो ये मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो ये मध्य पाषाण काल का है। ये अब उपकरण था, अगर बेसिकली अगर कहें तो ये मध्य पाषाण काल से इसको संबंध माना जाता है। क्योंकि नवपाषाण काल जब आया तो वहाँ पर आपको पॉलिश जो पत्थर के हथियार थे, तकनीक बदल गई थी, कहीं ना कहीं कृषि जीवन कहीं ना कहीं स्थायी हो गया था और बस्तियां बनना शुरू हो गया था। और माइक्रोलिथिक एज की अगर मैं जब बात करूंगा तो वहाँ पर ये नवपाषाण काल की पहचान नहीं था, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 31वें नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 31वें नंबर का प्रश्न कहता है कि मानव विकास के संदर्भ में उत्पादन अर्थव्यवस्था का प्रथम उदाहरण किस युग में मिलता है? ये आपको पता है, पता होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर चार कालखंड दिए हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण या ताम्रपाषाण। तो बता सकते हैं इसमें का सही उत्तर क्या हो सकता है? ये कहता है कि अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ होगी? नवपाषाण काल से ही तो होगी ना। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया था, स्वयं भोजन को उत्पादन करना यहाँ पर शुरू किया था, कृषि पालन कर दिया था और साथ ही पशुओं को भी उसने पालना शुरू कर दिया। यही उसमें ये आधार था, इसमें किस तरीके से मानव प्रकृति पर निर्भर था और साथ ही उसने नियंत्रण था कि और कहीं ना कहीं आगे हाथ बढ़ाए और यही उत्पादन की अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, किस तरीके से चीज़ें। ठीक है, अब बात करेंगे 32वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप 32वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे पुरापाषाण काल में अगर मानव के वस्तुओं के बारे में सही कथन कौन सा है? पुरापाषाण काल के बारे में बात करें तो पुरापाषाण काल में अपने वहाँ पर ये शब्द पूरा कर रहा हूँ मैं, सूती ऊनी पशुओं की खाल का प्रयोग, रेशमी वस्त्र, तो उसमें क्या था? तो पुरापाषाण काल में हम जैसे देखोगे किसी को भी बच्चे को भी प्रश्न आ जाएगा कि उसमें पशुओं की खाल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि
क्योंकि पुरापाषाण काल में मानव ने जिस तरीके से पशुओं की खाल से वस्त्र बनाए, ये वस्त्र बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो ठंड से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा क्या उसमें आवश्यक था, क्योंकि वस्त्र तकनीक उस समय तो बहुत ज़्यादा अत्यंत उस समय कठिन थी, क्योंकि धीरे धीरे वस्त्रों का निर्माण भी तकनीक के साथ क्या होता वो सरल होना शुरू हो गया था। इससे कहीं ना कहीं मनुष्य अपने आप को अनुकूल क्षमता के अंतर्गत वो दिखाई देता था और उसका जीवन और बेहतर हो गया था। जो ठंड में मर रहा था या कहें जो उसको बाहरी जो कीट पतंगों से नुकसान पहुंच रहा होगा शरीर से, कपड़ों से उसको थोड़ा सा राहत मिली होगी ये, ठीक है। तो ये याद रखिए। अब बात करेंगे 33वें नंबर के प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये 33वें नंबर का प्रश्न कहता है मध्य पाषाण युग में शैल चित्रों की संख्या बढ़ने का कारण क्या था, ये आपको बताना। मनोरंजन, समाज, धार्मिक, जादुई विश्वास था, ये लेखन विकास था, या राजनीति प्रचार था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका बता सकते हैं। 33वें नंबर का प्रश्न था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आपके सामने अगर आपने पिक कर लिया होगा तो ये धार्मिक जादुई विश्वास ये था, क्योंकि मानव मध्य पाषाण युग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस युग में मानव ने जिस तरीके से शिकार की सफलता हेतु जिस तरीके से जादुई विश्वास उसमें वो रखता था, और शैल चित्रों के माध्यम से भी हमें उनकी भावनाएं, उसकी अभिव्यक्ति के प्रतीकात्मक रूप हमें कहीं ना कहीं सोच उसकी किस तरीके से उसकी सोच चित्रों के माध्यम से उसने दर्शाई। और ये उदाहरण तो आपको बेसिकली आप देखने को, मैं पुनः कह रहा हूँ कि भीमबेटका में आपको देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में आप जब जाओगे तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े म्यूजियम हैं, तो उन म्यूजियमों के अंदर भी वो आपको चीज़ें बनी बनाई देखने को मिल देंगी। मनुष्य ने उसको संरक्षित करने का भरपूर प्रयत्न किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 34वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। 34वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसकी तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। ये नवपाषाण युग में मानव की, जब मैं कह रहा हूँ कि पशुपालन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था, ठीक है। अब 34वें नंबर का नवपाषाण युग में पशुपालन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था। युद्ध में वृद्धि थी, स्थायी जीवन स्रोत थे, ये धार्मिक सत्ता थी, नगर निर्माण था। तो आप सभी को पता है ऑप्शन डी ही एज ए राइट आंसर होगा, क्योंकि पशुपालन से क्या होता था, जैसे आपके दूध मिलता है आप लोगों को, जब आप पशु को पालते हो किस उद्देश्य से पालते हो, आज भी जिस उद्देश्य से आप आज भी पालते हो ना, उसी उद्देश्य से पहले भी उन चीज़ों को पाला करते थे। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी पशुपालन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका दूध का प्रयोग करते हैं, और उनके मांस का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, उनके खाल का हम प्रयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, और श्रम शक्ति का भी कहीं ना कहीं आपको आर्थिक लाभ होता है, बेच देते हो, और उससे धन का भी कहीं ना कहीं अर्जन होता है। इससे क्या होता है, भोजन की जो निरंतरता थी ना वो कहीं ना कहीं बनी रहती थी। इससे क्या होता है, मानव जीवन जो था वो अधिक सुरक्षित हो गया था और स्थिर भी हो गया था। ये अगर आप देखोगे जो ये चीज़ें थी ना, वो स्थायी जीवन की कहीं ना कहीं इसने नींव रखी है, कहे एक स्थायी सभ्यता की तरफ हम अग्रसर हुए। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें हमें अपने इतिहास के उन स्रोतों से वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 35वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसको देख लीजिए वो 35वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर आप प्रकट हो जाओ, 35वें नंबर का प्रश्न प्रकट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखो, मानव विकास के क्रम में भाषा का प्रारंभिक स्वरूप किस युग में विकसित हुआ। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण, तो किस कालखंड में आपकी भाषा का निर्माण हुआ होगा। तो दोस्तों अगर भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये पुरापाषाण युग के हम बारे में करेंगे। ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। तो पुरापाषाण युग में जो हमें संकेतात्मक रूप से जिस तरीके से मौखिक भाषा का कहीं ना कहीं हमें प्रारंभ है। मौखिक भाषा, उसमें किसी भी भाषा का प्रयोग तो नहीं होता। हम कहें जब मौखिक भाषा में भी अगर हमें बोलना नहीं आता है तो हम मौखिक रूप से आपको बहुत चीज़ें हम इशारों के माध्यम से अलग अलग तरीके से अपने हाव भाव से हम क्या कर देंगे, आपको सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। ये मौखिक भाषा ये थी कि ये प्रारंभ हुआ, और ये सामाजिक सहयोग और साथ ही शिकार के लिए बहुत ज़्यादा उसमें आवश्यक होता था, क्योंकि उसमें भाषा के ज्ञान से क्या था, हम हस्तांतरण को संभव ये बनाया था। और मानव चेतना का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये चरण ये माना जाता है। तो बेसिकली इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी ये श्रृंखला। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब अवश्य करेगा, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो लाइक तो आपका होना ही चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप 36वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे। नवपाषाण युग में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या था। युद्ध, बेहतर भोजन उपलब्धता था, औद्योगिक था या व्यापार था। आप सभी को होगा उसमें क्या होगा, बेहतर भोजन व्यवस्था मिल रही होगी, एक जगह पर अच्छा सब कुछ मिला होगा, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आज सब कुछ हमारे पास है, तो इसीलिए तो हम भारत में क्या है, पूरे विश्व में सबसे जनसंख्या हमारी है, क्योंकि हमने धक बच्चे पैदा कर दिए, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं हैं, ठीक है। हर कुछ हमारे सामने है, हमारे पास खाने में भरपूर संसाधन हैं और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हमारे पास
हमारे भारत में जो अगर बात करूं जो स्त्री जो अनुपात है वो भी अच्छा खासा है। तो इसी वजह से क्या है, जनसंख्या वृद्धि बेहतर हो रही है हम भारत में, और लगातार ये बढ़ती हुई जाएगी। अब बेहतर उपभोग करने के लिए बेहतर भोजन उपलब्धता थी, तो इसीलिए अगर हम देखें तो अगर आप इसके दृष्टिकोण से देखें ना, नवपाषाण युग के अगर इसमें कृषि हो गया, पशुपालन में भोजन की उपलब्धता उसमें बढ़ती रही, और कहीं ना कहीं अब अगर देखो, अब ये हमें बेसिकली ये चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज जिस तरीके से हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, क्योंकि हमने अपने मृत्यु दर को कम कर दिया है और जो जन्म दर है वो बढ़ गई है, तो इससे क्या होगा, आपका जनसंख्या बढ़नी है, लोग बहुत कम मर रहे हैं और बहुत अधिक संख्या में पैदा हो रहे हैं, तो आपकी जनसंख्या वृद्धि होनी है। तो उसमें भी बेसिकली नवपाषाण युग में भी आपको यही देखने को मिला होगा, मृत्यु दर उसमें घट गई होगी, क्योंकि पहले तो वो चार पैरों में जानवरों की तरह वो खाता था, उसको निमोनिया हो जाता और टाइफाइड हो जाता होगा, खुले आसमान के नीचे रहता और ठंड से मर जाता होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें होती होंगी, जो आपके मच्छर हैं, ये बड़े बड़े कीट पतंगे होते हैं, काट कूट के उनको रोगी बना देते होंगे, क्योंकि अब मनुष्य क्या हो गया, अब सभ्य हो गया, सामाजिक तौर पर रहना शुरू कर दिया, अब घर बना रहे होंगे, अब आप किवाड़ बन करके रहता होगा, भोजन सही तरीके से पका के खाता होगा, क्योंकि उसमें पकाने का तो ये नहीं था। तो ये सारी चीज़ें अब क्या होगी, ये सारी चीज़ें बढ़ गई, और यहाँ पर अगर स्थायी जीवन ने क्या करते, कहीं ना कहीं पर्यावरण व्यवस्था को मजबूत बना दिया, और साथ ही जनसंख्यात्मक परिवर्तन आपको यहाँ पर बेसिकली आप देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे 37वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है, भीमबेटका या बुर्जहोम या आदमगढ़ था या हुनसगी, तो बता सकते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन, अगर हम कहें तो भारत में बेसिकली हम भारत के दृष्टिकोण से बारे में बात करें तो ये बताना आपको, तो बेसिकली आप ये देखोगे तो ये बुर्ज होम है। ठीक है, हमने क्या करे, पुरापाषाण काल की अगर बात करें तो भीमबेटका आ जाता। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल की अगर मैं बात करूँ संस्कृति से संबंधित है, बुर्ज होम है, ये कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना चाहिए कश्मीर में है। तो ये नवपाषाण काल की संस्कृति का क्या था, एक प्रमुख स्थल के रूप में इसे माना जाता है। यहाँ पर किस तरह के निवास, पॉलिश, औजार, पशुपालन के प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर स्थायी जीवन के भी संकेत हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब बात करेंगे 38वें नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। 38वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये देख लीजिए। 38वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पुरापाषाण और नवपाषाण तक मनुष्य विकास का सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत परिवर्तन क्या था। अगर आप देखो, तकनीक थी, आर्थिक थी, धार्मिक था, भाषाई था। तो बेसिकली इसका जो सही उत्तर होगा तो क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं, सही उत्तर बता सकते हैं। तो आप बहुत से लोग तकनीक को लेकर चल रहे होंगे, तो बिल्कुल गलत है, वो आर्थिक है, क्योंकि आर्थिक परिवर्तन से क्या हो जाता है, मूलभूत जो सुविधाएं हो जाती हैं वो प्रबल हो जाती हैं, उससे क्या होता है, ये सबसे मूलभूत उस समय ये था, क्योंकि आर्थिक अगर मैं कहूँ तो इसमें मनुष्य जिस तरह से उपभोक्ता से उत्पादक ये बना, क्योंकि पहले तो उपभोक्ता था ना, सिर्फ भोग ही करता था, किसी तरीके से संरक्षण नहीं करता था। अब यहाँ पर क्या बन गया, उपभोक्ता से क्या बना, उत्पादक के रूप में बना, उसने कृषि प्रारंभ करी, पशुपालन के जीवन को किस तरीके से उसने स्थिर किया, और ये सारे तमाम ताम झाम से ना सामाजिक, धार्मिक और तकनीकी विकास उस समय संभव हुआ। ठीक है, अब 39वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 39वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, नवपाषाण युग में मृतिका देवी की पूजा किस प्रवृत्ति को दर्शाता है, प्रतिशतता या युद्ध संस्कृति, मृतात्मक शक्ति, सामाजिक या औद्योगिक मानसिकता, तो बता सकता है इसका सही उत्तर क्या। तो दोस्तों इसकी जो सही उत्तर है वो मृतकात्मक सत्ता समाज की हम बारे में बात करेंगे, क्योंकि मृतिका देवी की जो पूजा की जाती है तो स्त्री की प्रजनन शक्ति, क्योंकि स्त्री किस तरीके से बच्चे पैदा कर रही है, उसकी प्रजनन क्षमता की हम बारे में बात करें, उससे शक्ति को कहीं ना कहीं कृषि से जोड़ा जाता था। और वो कृषि भी क्या कर, कहीं ना कहीं जो धरती है वो भी एक माँ के रूप में हम कहते हैं ना, वो भी तो जिस तरह के हम स्त्री बच्चे पैदा करती है उसी तरीके से हमारे लिए वो भोजन पैदा करती है, और कहीं ना कहीं मृतात्मक सत्ता का प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं संकेत मिलता है। इसीलिए सामाजिक संरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण ये चरण माना जाता है, इसीलिए मृतिका देवी की वो पूजा किया करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे 40वें नंबर का प्रश्न। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 40वें नंबर का प्रश्न कहता है कि मध्य पाषाण युग को मानव इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है, क्यों महत्वपूर्ण ये रहा था। शहरीकरण था, औद्योगिक था, संकीर्णकालीन प्रकृति के कारण था, ये लेखन विकास था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बता सकते हैं, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है संक्रमणकालीन
प्रकृति के कारण था, क्योंकि मध्य पाषाण और पुरापाषाण काल और साथ ही नवपाषाण काल के यह तीनों कालखंडों के बीच का क्या था, सेतु का कार्य इसने किया था। इसमें जिस तरीके से तकनीक हो गया, जीवन शैली हो गया और सामाजिक संरचना में परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसे संकटकालीन युग भी कहा जाता है। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया। अब देखिए 41वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहता है नवपाषाण युग में श्रम विभाजन का मुख्य आधार क्या था। यहाँ पर आयु थी, लिंग थी, जाति थी, धन था, तो बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बेसिकली आगे के ये जो विभाजन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये लिंग था, क्योंकि नवपाषाण युग में जिस तरीके से अगर आप देखोगे ना, वो समाज में पुरुष और स्त्री के कार्य उसमें क्या थे, डिफरेंट थे। और आज भी अगर देखोगे तो आप तो समान जैसे हो गए। पुरुष का कार्य और पुरुष कृषि और स्त्रियों का बेसिकली अगर ये देखें, उसमें पुरुष कृषि और पशुपालन वो किया करते थे, स्त्रियां उसमें घरेलू कार्य में सहायता वो करती थी, घरेलू कार्य वो किया करती थी। और कहीं ना कहीं जो सामाजिक जो गठबंधन था या संगठन था उसको वो मजबूत करती थी। और साथ ही श्रम विभाजन का ये प्रारंभिक अवस्था का ये उसमें दौर हुआ करता था। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि 42वें नंबर की प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 42वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पुरापाषाण मानव द्वारा गुफाओं में निवास का मुख्य कारण क्या था। धार्मिक अनुष्ठान, सुरक्षा और मौसम से बचाव या सौंदर्य स्वामित्व। तो बता सकते हैं उस समय क्यों ये गुफाओं में रहते थे। आप सभी को बताया कि भैया सुरक्षा और मौसम से बचाव के लिए था ना, क्योंकि प्राकृतिक गुफाओं में उनको सुरक्षा मिलती होगी। ये बड़े ठंड का सर्द का मौसम में वहाँ पर चाहे वो सर्दी हो रही हो, ठंडा हो रहा हो, बारिश हो रही होगी, जो भी होगी, जंगली जानवरों से वो अपने आप को बचाने के लिए इन जो ये प्राकृतिक तौर पर जो गुफाएं जो निर्मित है उनमें शरण वो लिया करता था। वहीं पर उसने अपने अंदर के कलात्मक तौर को भी कहीं ना कहीं जगह, अपने व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं उसने जगाया। क्योंकि पुरापाषाण काल में मानव क्या था, घुमक्कड़ टाइप का था, वो स्थायी जीवन उसमें नहीं रहता था, वो इसीलिए वो गुफाओं में स्थायी रूप में क्या करता था, वो शरण लिया करता था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे 43 नंबर का प्रश्न है, मध्य पाषाण युग में शिकार तकनीक में सुधार का मुख्य कारण क्या था। बड़े औजार थे, माइक्रोलिथी और संयुक्त औजार थे, ये पशुपालन था, ये कृषि था। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो उस समय ही माइक्रोलिथी में क्या था और साथ ही संयुक्त हथियार उसमें बनते थे, क्योंकि माइक्रोलिथी में लकड़ी और साथ ही हड्डी से जोड़कर क्या बने, तो उसमें हथियार बनाए थे। इससे क्या था, शिकार की सटीकता और साथ ही उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती थी। ये जो तकनीक थी कहीं ना कहीं नवाचार, मानव बुद्धि का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। यही क्या था आपका मध्य पाषाण युग का कहीं ना कहीं विशेषता के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 44वें नंबर के प्रश्न के तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहता है कि नवपाषाण युग में मनुष्य ग्रामीण जीवन का उदय किस कारण संभव हुआ। युद्ध, व्यापार या कृषि या लेखन। तो आप सभी को पता है ये उसमें कृषि के तौर पर ही तो ये हुआ था, कृषि से ही तो हुआ, क्योंकि कृषि ने मानव को ये स्थान पर रहने के लिए बाध्य कर दिया था। खेती की देखभाल करना उसमें आवश्यक होता था, इसीलिए स्थायी बस्तियां बननी शुरू हुई थी। और यहीं से ग्रामीण जीवन की कहीं ना कहीं आधारशिला भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है नवपाषाण काल से। ठीक है, अब आप यहाँ पर 45वें नंबर का प्रश्न आप देखो रहे हो। ये कहता है कि मानव विकास के क्रम में कला की प्रारंभिक अभिव्यक्ति कहाँ मिलती है। तो नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या है। हम कहते हैं कि ये जो पुरापाषाण शैल चित्रों में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पुरापाषाण युग में शैल चित्रों के माध्यम से मानव ने के अंदर जो कला थी उसकी चेतना का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। में शिकार हो गया, पशुओं के चित्रों का और प्रतीकात्मक सौंदर्य को किस तरीके से उसने दर्शाया था, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब 46वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। कहता है कि नवपाषाण युग में व्यापार का प्रारंभ किस रूप में हुआ। सिक्कों में विनिमय, वस्तु विनिमय द्वारा, बैंकिंग द्वारा, कर प्रणाली द्वारा। तो वस्तु विनिमय द्वारा हुआ होगा, क्योंकि उस समय जिस तरीके से नवपाषाण युग में वस्तु विनिमय का प्रचलन था, आदान प्रदान किया जाता, तो वही सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 37वें नंबर का प्रश्न ये कहता है, 37वें नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में ऐसा कौन सा तथ्य मानव को बौद्धिक विकास को सबसे अधिक दर्शाता है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दिखा, शिकार, कृषि या धार्मिक या प्रकृतियात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका प्रतीकात्मक कला होगी, क्योंकि प्रतीकात्मक कला जैसे अगर मैं बेसिकली आपको बताऊँ ना, शैल चित्रों के माध्यम से मूर्ति या अमूर्ति को सोच के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर जीविका को आगे बढ़ाने के लिए चेतना को दर्शाया गया था। इससे मानव की बौद्धिक विकास का कहीं ना कहीं उच्च स्तर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 40वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कह रहे हैं नवपाषाण युग में तकनीकी प्रगति का सबसे ठोस प्रमाण क्या है।
बायनाकुलर पॉलिस्ड या हस्तकुलाड़ या फिर फ्लैश। तो बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है आपके जो पॉलिश्ड औजार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत थे, टिकाऊ थे, इससे कृषि कार्य में भी सहायता था, तकनीकी दक्षता योजना का पता चलता था और नौपाषाण काल की कहीं ना कहीं पहचान बन गया था। तो यही आपको पता होना चाहिए। अब इस श्रृंखला के अंतिम में प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको श्रृंखला कैसी लग रही है अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मानव विकास के अध्ययन में पुरातत्व का क्या महत्व है, क्यों महत्व है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध कराने के कारण, भौतिक अवशेषों के कारण या फिर धार्मिक ग्रंथ के कारण, लोक कथाओं के कारण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके भौतिक अवशेषों के अध्ययन के कारण यहाँ पर हमें पुरातात्विक अवशेष जैसे हड्डियाँ हो गई और हथियार हो गए, निवास स्थलों की, मकानों की जो बुनियादें होती हैं वो मिलने हैं, मानव जीवन की वास्तविक स्थिति समझी जाती है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का ये क्या है बहुत ज़्यादा प्रमुख स्रोत के रूप में। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे लगता है इसका उत्तर तो आप बेसिकली देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रापाषाण से नवपाषाण तक का मनुष्य का जो इतिहास की केंद्रीय धुरी क्या रही है, युद्ध, तकनीक, प्रकृति पर नियंत्रण की क्षमता या धार्मिक वो चीज़ें, ठीक है। तो किस तरीके से इसका ऑप्शन सी है एज ए राइट आंसर है, प्रकृति नियंत्रण की क्षमता ये बढ़ गई थी, क्योंकि मानव ने धीरे धीरे प्रकृति पर नियंत्रण बढ़ाया, शिकार के दृश्यों की बार वो चीज़ें करी, शिकार से जिस तरीके से कृषि में परिवर्तन हुआ और तकनीक, समाज और साथ ही संस्कृति की ये धुरी में विकसित इसने किया, कहीं ना कहीं ये मानव सभ्यता का क्या है बेसिकली ये धुरी या मूल दिशा ये बन गई थी। आई होप आपको ये 1 से लेके 50 नंबर की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। 50 से 100 तक की श्रृंखला हम यहाँ पर देखेंगे, 3 कालखंडों के बारे में चर्चा करेंगे फिर से पुनः। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को साझा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।